नमस्कार श्रोताओं। आज जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आज हमारे विशेष मेहमान हैं स्टूडियो में डॉक्टर प्रणव पांड्या, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। होल वर्ल्ड गायत्री परिवार के प्रमुख और डायरेक्टर हैं। ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक हैं। आपको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर पांड्या, 5-6 साल बाद हमारी भेंट फिर से हो रही है। जी जी जी। तो मुझे फिर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर जी जी। भेंट करके बहुत ही खुशी हुई। और आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जो भी शिक्षा हमें दी थी और जो भी इंस्ट्रक्शंस और ज्ञान आपने अपने इंटरव्यू में उस दिन दिया था, तो उसको कई बार हम लोगों ने बजाया था जी। लोगों को बहुत पसंद आया और लोग बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि फिर आप आएंगे। तो हाँ, इस बार काफ़ी दिन बाद आना हुआ, पर जी हाँ। तो कई, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, कई टोपियाँ आप पहनते हैं, अलग अलग पोस्ट पर हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम अपने श्रोताओं को बतलाएंगे। पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इस बार जो सत्संग टूर आपका है सिडनी का, जी, ये किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं? इस बार एक प्रोग्राम हम लोग ब्रिस्बेन में करने जा रहे हैं। जैसे सिडनी में 2005 में हमने किया था ब्रिस्बेन अश्वमेध महायज्ञ। अश्वमेध से का मतलब होता है कि संस्कृति का विस्तार हो, संस्कृति सब जगह फैले, ऐसा कुछ लोगों को पता चले कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, यह हमारी संस्कृति थी जो पहली थी, वो यही सारे विश्व में फैली। तो एक विराट आयोजन हमने रखा है। वहाँ वेलोड्रोम है, चैंडलर्स बिल्डिंग करके एक है, वहाँ पर एरिना है पूरा एक, उसमें हम लोग 201 कुंडी महायज्ञ करने जा रहे हैं। तो मैं उसकी तैयारी के लिए आया हूँ। उसके पहले तो सबसे पहले चॉइस भी करनी थी कि विच प्लेस वी शुड चूज़ आउट, इन दोनों में कौन सी बेटर है। तो उन दोनों में से एक चूज़ आउट की। फिर उसके बाद मैंने वहाँ जगह जगह लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ की। कई बार लोगों के मन में भ्रम भी होता है कि अश्वमेध होता क्या है, क्या घोड़े को काट दिया जाता है इसमें, या क्या मेद का मतलब बलि होता है। तो ऐसा नहीं है। मेद का मतलब है कि किसी भी चीज़ का संवर्धन करना। अश्व का मतलब है कि अश्वम वै वीर्य, वीर्य यानी किसी भी राष्ट्र के पराक्रम को बढ़ाना। अश्वम वै राष्ट्र, राष्ट्र या किसी भी कम्युनिटी, जैसे हम लोग यहाँ पर भारतीय रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, कहीं भी, तो हम लोगों के जो पौरुष के अंदर वृद्धि हो, हम लोगों के माध्यम से राष्ट्र के पौरुष में वृद्धि हो, ये एक कोई निस्वार्थ किया गया पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक अनुष्ठान। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान की तैयारी के लिए मैं आया हूँ। तो उसी के साथ साथ सिडनी का भी दौरा मैंने रखा। 6 दिन यहाँ रहूँगा और 6 दिन में अलग अलग विषयों पे अपना उद्बोधन दूँगा, लेक्चर दूँगा, जिसमें कि आई विल ट्राई टू कवर द यंगर जनरेशन ऑल्सो। बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से हम कैसे बच्चों में संस्कार दे सकते हैं। फिर एक सुबह से शाम तक में एक अंतर ऊर्जा जागरण सत्र, इनर स्ट्रेंथ, जो हमारी इनर एनर्जी है, इसको हम कैसे अवेकन करें, इसके ऊपर एक सुबह 7:30 से, कल सुबह 7:30 चालू करूँगा, कल शाम को 8 बजे समाप्त करूँगा। 18 से 35 ईयर एज ग्रुप के लोगों को साधना के अलग अलग डायमेंशन सिखाऊँगा मैं पूरा। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकग्वायर में भी अपना उद्बोधन कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़ इन फॉर होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मेडिसिन, ये लूँगा। और इसके अलावा मेरे लेक्चर्स जो हैं वो कामिंग द माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ थॉट, इसके ऊपर भी हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि इस समय वर्ल्ड में इमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंसेस, कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी क्लीन अवर एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी ग्रीन अवर एनवायरनमेंट, एनर्जी को कैसे हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे करें। तो इसके ऊपर भी मैं बोलूँगा जगह जगह।
हमारा गायत्री परिवार है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, काफ़ी बड़ा है। तो इसके साथ मैंने कल शाम को मीटिंग की। कल मैं दिन में आया 4 बजे करीब, कल शाम को इनके साथ मीटिंग की। फिर मैं आज से आपके रेडियो स्टेशन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना है? जी 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 जी। अच्छा, कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं, हमारे काफ़ी नए श्रोता भी हैं जिन्हें नहीं मालूम है। आप थोड़ा बैकग्राउंड बताएं गायत्री परिवार के बारे में। गायत्री परिवार एक ऐसी फैमिली है जिसमें गायत्री यानी सद्बुद्धि, सद्बुद्धि में विश्वास रखने वालों का संगठन है। ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसके फाउंडर, इसके जो पैटर्न हैं जिन्होंने की शुरुआत की थी वो 1926 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने की थी। वंदनीय माता भगवती देवी उनके साथ ज्वाइन हुई 1944 में, और 1926 में 15 साल के थे आचार्य श्री राम शर्मा जी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शुरुआत कर दी थी। फिर धीरे धीरे उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने जो उसको एनहांस किया संगठन को, एक अखंड ज्योति पत्रिका निकालना उन्होंने आरंभ की, जिसका मैं आज एडिटर हूँ। ये अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से परिवार बनता चला गया, लोग उनके पास आते चले गए, समस्याओं का समाधान मिलते चले गए, और धीरे धीरे करके एक ऐसा संगठन खड़ा हो गया, पहले आगरा में फिर मथुरा में, कि देखते देखते एक भारतव्यापी फिर विश्वव्यापी एक संगठन बन गया, जिसमें 80 देशों में इसकी शाखाएं हैं। गायत्री और यज्ञ ये दो हमारे मूल पिलर हैं। गायत्री यानी सद्ज्ञान, यज्ञ यानी सत्कर्म, दोनों चीज़ों का जोड़ा है और ये हमारी संस्कृति का प्राण है। इन दोनों को जोड़ता है संस्कार। संस्कारों के माध्यम से हम कैसे यज्ञ के माध्यम संस्कार, गायत्री के माध्यम संस्कार बच्चों में दे सकते हैं। तो ये त्रिवेणी बनती है, गायत्री, यज्ञ और संस्कारों की त्रिवेणी। तो आध्यात्मिक नवोन्मेष, आध्यात्मिक नवजागृति, आध्यात्मिक एक प्रकार से रिनेसां कह सकते हैं आप, कि लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, पहचाने अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, और अपना खुद का जो है व्यक्तिगत उत्कर्ष, आध्यात्मिक उत्कर्ष चालू करें अपने आप को। हम लोग क्या है कि हम एक्सट्रोवर्टेड हैं, हमको बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, पैसा कमाने में, खाने पीने में हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। हम अपने इनर अवेकनिंग के लिए क्या करते हैं? ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक छोटा सा स्वरूप गुरुदेव ने चालू किया कि उपासना नियमित रूप से करिए, साधना करिए। साधना का मतलब अपने जीवन को संयमों के माध्यम से साधिए, और आराधना करिए, समाज सेवा करिए। ये तीनों चीज़ें, उपासना, साधना, आराधना, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने गायत्री मंत्र की उपासना को मूल जो है आधार दिया, कि इसी के माध्यम से आप लोग अगर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत हम हमारे श्रोताओं को गायत्री मंत्र के बारे में बताएं। जी, गायत्री मंत्र हमारी भारतीय संस्कृति का आदिकालीन वेद मंत्र है। एक्चुअली वेद माता कहा गया गायत्री को। वेद जहाँ से ओरिजिन हुए हैं वो है गायत्री मंत्र से। तो इसलिए वेद यानी ज्ञान, वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के ऊपर आधारित संस्कृति है हमारी। बहुत सारे धर्म हैं बस विश्व में, सब अपना अपना धर्म के ग्रंथ, आदि ग्रंथ बताते हैं कि हमारा आदि ग्रंथ ये है, हमारा आदि ग्रंथ ये है। किसी का कुरान है, किसी का बाइबल है, किसी का गुरु ग्रंथ साहब है। तो हमारे भारतीयों का, हिंदुओं का अगर कोई ग्रंथ है तो वेद है। हम वेदों से हम लोग अपने ज्ञान को मानते हैं, और वेद के बाद फिर हमारे पास उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण सभी आते चले गए। पर गायत्री इन सब का मूल आधार है। गायत्री के 24 अक्षर में 24,000 वेदों की ऋचाओं का सार है पूरा का पूरा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र बड़ा विलक्षण है। इसका एक एक शब्द का बड़ा अर्थ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप संक्षिप्त बता दें। ओम भूर्भुवस्वः का मतलब हम जो ये मानते हैं कि परमात्मा का एग्जिस्टेंस है इस धरती पर, आस्तिकता। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देवता के तेज को जो वरेण्य है हम धारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो यानी पापनाशक, देवस्य यानी देवत्व से भरा हुआ, धीमहि यानी धारण करते हैं। हम भगवान के तेज को धारण करें, ये गायत्री मंत्र की प्रेरणा है। भगवान के तेज को धारण करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये जीवन में एक गुणों को लाती है, आध्यात्मिक गुणों को लाती है। ये आध्यात्मिकता है। और लास्ट है धियो यो न प्रचोदयात्, हम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें। जो सन्मार्ग की ओर ले चलते हैं
ये धर्म है। सही अर्थ में धर्म वो है जो आपको सन्मार्ग की ओर ले चले, श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चले और साथ साथ चलने के लिए प्रेरणा दे। यो नः, यह यानी वह, न यानी हमारी, धियो यानी धिया यानी बुद्धि, प्रचोदयात् जो मोटिवेट करे हमारी बुद्धि को, या हमारी बुद्धि को ज़बरदस्ती सही मार्ग पर ले आए गलत मार्ग से। तो गायत्री मंत्र का जप करने से कई बार लोग समझते हैं कि क्या चमत्कार होगा। सबसे बड़ा तो ये होगा कि धीरे धीरे गलत मार्ग से आप सही मार्ग पे आ जाएंगे, धीरे धीरे, एकदम अचानक रात भर में चमत्कार नहीं होगा। ग्रेजुअली यू विल बी कमिंग ऑन द राइट पाथ, और राइट पाथ पे आने के बाद राइट डिसीजन लेने लगेंगे, विवेक आ जाएगा। विवेक आने के बाद कई चीज़ों से वैराग्य हो जाएगा। जैसे आपके अंदर दूसरों के प्रति द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, दूसरों के बारे में आप गलत सोचते रहते हैं, उनके प्रति वैराग्य हो जाएगा कि ये नहीं करूँगा, अब मैं बुराई नहीं करूँगा किसी की। गायत्री मंत्र एक तरह का कीमिया है, एक रसायन है, और ये बदल देता है आदमी की सोच को, चिंतन को। बहुत कुछ मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग लाने का काम ये करता है। तो एक साधारण व्यक्ति किस तरह से इसकी चैंटिंग कर सकता है, कब करे, कैसे करे? इसमें साधारण व्यक्ति के लिए शुरुआत करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि ओम भूर्भुवस्सुः चालू कर दें, केवल पंचाक्षरी बस, वो 5 अक्षर है, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम भूर्भुवस्सुः। थोड़ा और ज़्यादा बोल सकता है तो उसका मंत्र का अर्थ का चिंतन करें। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। तो उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्ज्वल भविष्य। ये प्रार्थना यदि हम नियमित रूप से करते रहें तो मैं समझता हूँ कि मंत्र न बोलना न भी आता हो तो हमारी ये प्रार्थना में बल आ जाएगा धीरे धीरे। और मंत्र बोलना आता है तो बहुत ही बढ़िया। ये जोर से बोलें या धीरे बोलें या मन में बोलें? 2-3 तरह के जप कहलाते हैं। एक तो मन ही मन हो कहलाता है, मानसिक जप। एक उपांशु जप कहलाता है, जिसमें कि हमको ही सुनाई पड़े बस क्या, और कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान। आप पवित्र स्थान पर न करें तो अच्छा है, पर जहाँ तक हो सके साफ स्थान हो, पवित्र स्थान हो। हाँ, वॉक पे भी कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग में कर सकते हैं। वो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो कर सकते हैं। इससे लाभ भी मिलता है, हेल्थ को भी, स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। तो ये अपने आप में मंत्र चिकित्सा बड़ी विलक्षण मंत्र चिकित्सा है। एक प्रश्न है, कितना मिनिमम करना चाहिए मैं कहता हूँ ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए तो कम से कम 108 मंत्र की एक माला करें। तो अगर न संभव हो तो 24 मंत्र तो जप सकते हैं। तो सुबह और शाम? सुबह और शाम, सूर्योदय से 1 घंटा पहले, सूर्योदय से 1 घंटा बाद तक ज़्यादा लाभ देता है। 108 और ये निरंतर करते रहें इसको, बिना किसी पेमेंट की अपेक्षा के कि क्या भगवान दे रहा है हमें इसके बदले। कई बार लोग सोचते हैं कब मिलेगा, तो ऐसा नहीं। मनोकामना पूरी करे, इमीडिएटली पूरी करे नहीं, पहले तो परिशोधन करता है, ये पहले प्योरीफिकेशन करता है बॉडी का और अंतर जगत का, उसके बाद फिर आगे बढ़ाता है फिर। अच्छा, हम कुछ प्रवासियों के बारे में बात करते हैं। अभी तो दुनिया के सभी प्रमुख देशों में हमारे लोग हैं, भारतीय प्रवासी लोग, चाहे वो 1 साल पहले आए हैं, 100 साल पहले आए हैं या 200 साल पहले आए, सब एक ही ग्रुप में है प्रवासी। तो प्रवासियों की समस्या थोड़ा अलग रहती है जो लोग भारत में रहते हैं, क्योंकि ये नई संस्कृति, नए दाना पानी, एटमॉस्फेयर सब अलग होता है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि प्रवासियों के प्रति मैं नतमस्तक भी हो जाता हूँ कई बार कि भले वो रोज़गार के लिए आए हों, भले वो ज़बरदस्ती लाए गए हों, और भले वो किसी मजबूरी के कारण अपने घर से निकले हों। उन लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है, उन लोगों ने मेहनत की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने धर्म को जिंदा रखा है अपने। कोई अपने घर से रामचरितमानस लेके आया, कोई अपने घर से गीता लेके आया, कोई घर से हनुमान चालीसा लेके आया। उसने उसी के माध्यम से धर्म को जिंदा रखा है, अपने बच्चों में उसको ट्रांसमिट किया है। किसी भी प्रवासी भारतीय की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने बच्चों को भाषा क्या देता है, धर्म क्या देता है, खान पान क्या देता है, वेशभूषा क्या देता है। इसी से एक्चुअली पहचान बनती है कि वो लोग अपने बच्चों को में कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं इस बात को। 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। और एक सबसे बड़ा जो सहारा रहा वो रामायण का, रामचरितमानस का रहा। मैं समझता हूँ आज शाम को मैं रामचरितमानस पे लेक्चर दूंगा, रामचरितमानस के विभिन्न सोपान पे।
तो ये इसीलिए कि ये आदर्श जितने भी हैं ये आदर्श केवल बोलने के लिए नहीं होते, जीवन में उतारने के लिए भी होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब रामायण पढ़ेगा तो वो सोचेगा, आने वाली जनरेशन का बच्चा वो ये सोचेगा कि मेरे फादर के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं, ये आचरण में उनके उतर रही हैं कि नहीं। जब वो देखता है कि ये तो प्रैक्टिस भी करते हैं और रामायण गाते भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे प्रवासी भारतीयों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो सिखाते हैं उस पर खुद अमल करें। गुरुदेव का एक वाक्य है, जितना हम दूसरों को सिखाते हैं उस पर खुद अमल करें तो संसार स्वर्ग बन जाए। वास्तव में ऐसा हो सकता है, परंतु बस यही है कि वन हु प्रैक्टिसेस ओनली ही कैन प्रीच। दिस शुड बी द की फॉर्मूला। ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन में अभ्यास में उसको उतारें। इस संबंध में आप हमें दो लोगों को सलाह दें या संदेश दें। पहला गुरु तो माँ है, एक प्रवासी माँ को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से, ताकि बच्चों को सद्गुणों से भर सके। प्रवासी माँ को सबसे पहले तो बच्चे को प्यार सिखाना चाहिए, प्यार करना। दूसरा अपने बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का, और जो बड़े घर में हैं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो भी हैं उनका सम्मान करना। फिर दूसरा आपस में प्यार से रहना। बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए माँ बाप को आपस में, या किसी को भी, आजी है या कोई बड़ी है, ताई है या ताऊ जी हैं, काका हैं, इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जब बच्चे स्वयं इस चीज़ को देखते हैं तो फिर वो उनके जीवन में प्रभाव गलत पड़ता है। तो माँ से शुरू होता है। दूसरा, झूठ बोलने का काम जो है वो जब पेरेंट्स करते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं उनसे, कि बच्चे बाहर जाके कह दो कि हम घर में नहीं हैं। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही दुर्गुण बन जाते हैं फिर आगे चल के भविष्य में। बचत करना अच्छी आदत है, पर बचत कॉन्फिडेंस में लेके की जाए पति को तो ज़्यादा अच्छा है। माँ अपने पिता से मतलब कॉन्फिडेंस में रख के करे तो बच्चे को पता चलता है कि माँ ने पैसे मुझे कहाँ से दिए हैं। बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा देना बुरा है और बच्चे को ज़रूरत से कम देना भी बुरा है। बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना सिखाना बहुत अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ छोटी छोटी बातें हैं, पर ये भी अगर हमारे तो इसी कड़ी में पिता का कर्तव्य यही है कि वो कमाता है, घर के लिए ला लेके आता है, और उसका हृदय भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे माँ का हृदय होता है। एक्सपेक्ट करता है बालक, घर पहुँचते ही स्कूल से कॉलेज से पहुँचता है तो सोचता है कि पिताजी प्यार से बात करेंगे। पिताजी काम से आए हैं, बहुत थके हुए आए हैं। जब गांव में थे या जब फिजी में थे या जो ऑस्ट्रेलिया में थे, न्यूजीलैंड में थे या कहीं भी रहते थे घर में, तो हम लोग जब नौकरी नहीं थी बहुत ज़्यादा पॉश या बहुत ज़्यादा वैसी, तो हम आपस में बात मिल लेते थे। तो दिन भर पापा की गोद में पिता में बैठे रहते थे। अब पापा बहुत बिज़ी हो गए, पिताजी बहुत बिज़ी हो गए। चाहे कितने बिज़ी हो जाए, हम लोग अपने उसको कोशिश ये करें कि प्यार का क्रम बनाए। एक पारिवारिक गोष्ठी सप्ताह में 2 या 3 बार होनी चाहिए, 10-15 मिनट की, जिसमें कि मितव्ययता, कैसे कम खर्च करें, कैसे हम पारिवारिकता के गुणों को सीखें, सदाचार के गुणों को सीखें। हाँ, समस्या का समाधान। किसी के मन में मान लो फीस के बारे में समस्या है या कोई बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको भी लेकर के आएँ तो वो पारिवारिक गोष्ठी में समाधान होगा। जस्ट लाइक ए मिनी डेमोक्रेसी वो बना दें तो बच्चा उसके माध्यम से बहुत कुछ सीखेगा। और खासकर बच्चों का, खासकर युवतियों का कर्तव्य क्या है? युवाओं का, युवतियों का कर्तव्य क्या है कि हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, फास्ट। तो वो बहुत जल्दी एंटिसिपेट करने लगते हैं कि हमारी दोस्ती को हमारे माता पिता परमिट कर दें, अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है। तो थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस में बच्चों को लेना चाहिए, अपने माता पिता को, स्पेशली माँ को कॉन्फिडेंस में जब लेता है बच्चा और फिर उसके बाद आगे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता है। तो ट्यूनिंग, जब तक मेंटल ट्यूनिंग नहीं हो जाए तब तक फिजिकल संबंध नहीं करना चाहिए। ये युवा युवतियों के लिए मेरा परामर्श है कि जब तक आप ये नहीं समझ जाओ कि ये दोस्त हमारा जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। आज का इंस्टेंट सेक्स आ गया है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें आदमी हमारा जो युवा है वो अपनी शक्ति को खो रहा है और युवा ऊर्जा जो है बहुत सारी उसमें गंवा देता है। आजकल ये भी देखा जाता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं दुनिया में और बच्चे बहुत जल्दी चले जाते हैं। जी, जैसे ड्रग्स वगैरह भी हैं। ये एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो माता पिता को घर में प्रीचिंग न करके प्यार से
बताना चाहिए कि ये जितनी चीज़ें हैं, ये अट्रैक्शन, ये आकर्षक तो लगते हैं, पर ये हमारे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। शराब है, ड्रग्स है, सेक्स है, पोर्नोग्राफी है, रॉन्गफुल डूइंग जितनी प्रकार की हो सकती हैं, इनमें इंडल्ज होने के बजाय तुम अपना कैरियर बनाना सबसे पहले सोचो। उसके बाद तुम अपनी दोस्ती बनाना, उसके बाद फिर तुम अब दोस्त, माँ और बाप को दोस्त बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो फिर उसको बाहर किसी दोस्त की तलाश नहीं रहेगी। ये ज़रा हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और शायद सबसे बड़ी बात होगी कि हम बच्चों को शुरू से कैसे पालते हैं, संस्कार क्या देते हैं। जी। हमने देखा कि आपका प्रोग्राम में है बाल संस्कार। तो बाल संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन से ही बच्चों में जो संस्कार दिए जाए, नियमितता के, टाइम मैनेजमेंट के, और माता पिता के प्रति सम्मान के, बड़ों के प्रति सम्मान के, आस्तिकता का भाव, भगवान को क्यों प्रणाम करना चाहिए, एक गायत्री मंत्र का जप क्यों करना चाहिए, ये तुम्हारे मस्तिष्क की याद को ठीक रखेगा, स्मृति को ठीक रखेगा। बार बार बताने से बच्चों को लगता है कि मैं ही नहीं करता, माँ भी करती है, मेरी बड़ी बहन भी करती है, तब तो फिर और लाभ भी मिलता है, तो फिर बच्चा करेगा। मैं सोचता हूँ संस्कारों का एक नियमित क्रम चलते रहना चाहिए। और इसमें शायद नृत्य, संगीत और जो अलग अलग हॉबीज़ है, ये बहुत काम आता है। हाँ, इनको कल्टीवेट करना चाहिए। छोटी छोटी हॉबीज़ हैं, पर अगर मान लीजिए बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को पहचान करके यदि उसको वो नर्चर करें, उसको बढ़ाएं, उसको डेवलप करें, तो एक बहुत बढ़िया क्रम बन सकता है। क्रम, सबसे बड़ा क्रम ये हो सकता है कि इन्हीं में कोई प्रतिभाशाली कलाकार, प्रवासी भारतीयों में से कोई इतना बढ़िया निकल के आ सकता है जो कि हो सकता है भारत में आके धमाका करे। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर है, कला है, उस कला को पहचानें। हम बाहर के लोगों से क्यों प्रभावित हों, हम किसी विदेशी पाश्चात्य सभ्यता के पक्षधर किसी गायक से क्यों प्रभावित हों, क्यों ना हम अपनी भारतीय संस्कृति के पक्षधर जितने भी लोग रहे हैं उनकी प्रतिभा को अपने जीवन में डेवलप करें और गुणों को विकसित करें। डॉक्टर पांडे, आप बहुत देशों का भ्रमण हर साल करते ही रहते हैं जी, और आप काफ़ी इन टच रहते हैं भारतीय प्रवासियों से। उनकी सबसे बड़ी 2-4 समस्याएं क्या होंगी, और फिर बाद में हम पूछना चाहेंगे कि इनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कुछ समस्याएं मैंने जो देखी, एक तो पीयर प्रेशर, जो उनके जो साथी हैं उनका प्रेशर और बुलिंग, ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा। तो उसको सॉल्व करने के लिए कि जो हमारे साथी हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनका प्रेशर जो आ रहा है और उनको देख देख के हमारे मन में कुछ ये आ रहा है कि हम भी ऐसे ही बने, उसको संभालने के लिए भारतीय संस्कृति का एक नेटवर्क मजबूत बनना चाहिए कि हमारी संस्कृति में इनकी सुरक्षा का और इसका पूरा तंत्र है, उसको समझें वो लोग। दूसरा मैं जो देख पाया हूँ वो ये देख पाया हूँ कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल रिसोर्सेज बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो जितना आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति झुकाव नहीं बढ़ रहा है, उतना भौतिक जो झुकाव बढ़ रहा है, और ये ज़रूरत से ज़्यादा होता चला है, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मुझे कार चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, स्पोर्टी चाहिए तो चाहिए मुझे। आप नहीं देंगे तो मैं कहीं से भी कमा के लूँगा, मैं डाका डालूँगा, चोरी करूँगा, ये करूँगा। तीसरा जो मैं एक चीज़ जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि हमारी संस्कृति के प्रति झुकाव इनके अंदर बढ़ाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप इनके रेगुलर कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, यूथ कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। मैंने यूथ कैंप्स ऑर्गेनाइज करना चालू किया यूएस में, कनाडा में 2000 से, तो उसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा मिला। एवरी ईयर हम लोग इकट्ठा करते हैं, इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे उसको मोटिवेट करें, कैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए बहुत मोटिवेशन दिया जा सकता है। जो बच्चों में एक शादी की जो प्रॉब्लम आती है कि जब शादी की एज आती है तो उस समय उनको कैरियर से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि वो कैरियर से शादी कर लेते हैं। माता पिता घबरा जाते हैं कि लड़का शादी नहीं कर रहा है, 29 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 31 साल का हो गया, लड़की शादी नहीं कर रही है, कब करेगी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी को इतना लार्ज करें, कम्युनिटी में मिक्सिंग का क्रम चालू करें,
अपनी कम्युनिटी में ही हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड़के और लड़कियाँ हैं जो एक दूसरे को पसंद करेंगे, मिलेंगे। तो जैसा ट्राइबल बेल्ट में होता है इंडिया में, भारत में, वहाँ पर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी हो जाती है। तो अगर यहाँ ये क्रम होने लगे कि थोड़े दिन 4-5 दिन का मिक्सिंग का एक मेला जैसा क्रम चले, तो ये शादियाँ अगर होने लगे आपस में, तो फिर हमें ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमारे बच्चे ने किसी और धर्म में जाके शादी कर ली। और ये संस्कार पर बेस्ड है। और ये संस्कार दी जाएगा। दोनों बच्चे इंटेलिजेंट होंगे तो बच्चे उनके भी इंटेलिजेंट होंगे, और हमारी ही जो संस्कृति है, धरोहर, वो हमारे ही घर तक सुरक्षित रहेगी। ये एक बढ़िया क्रम हो सकता है। तो संस्कार से संबंधित प्रोग्राम हो जी, तो और भी अच्छा रहेगा। खेलकूद भी हो सकता है। जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जब आए थे तो आपने काफ़ी बारीकी से हमें गायत्री परिवार के काम के बारे में समझाया था। अभी हरिद्वार में क्या हो रहा है? हरिद्वार में इस समय हमारे पास देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जिसका मैं चांसलर हूँ। मेरे पास करीब 4-5 हज़ार बच्चे हैं, जिनको मैं विदेशी भी हैं, उसमें कोरियंस हैं, चाइनीज़ हैं, रशियन हैं, क्रोएशियन हैं, फिर उसके बाद फिर प्रवासी भारतीय भी आते हैं 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्स के लिए। पर ये जो आते हैं 6 महीने 1 साल और 1.5 साल और 2 साल का कोर्स करने के लिए आते हैं। तो इनका मैं पूरा प्रशिक्षण करता हूँ। वो कौन से मुख्य विषय लेते हैं? एक तो योग है, योग जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन योग, दूसरा इंडियन कल्चर है, तीसरा स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, चौथा जो लिया है वो मैंने जो नए सिरे से उसको डेवलप किया है पूरा का पूरा, वो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ताकि हमारे बच्चों में वो एक्सटेम्पर बोलने की कैपेबिलिटी आए, लिखने की कैपेबिलिटी आए, और ये सब चीज़ें सीखें। कंप्यूटर साइंसेस का कोर्स मैंने अपने स्टार्ट किया है। फिर मैंने अभी ग्रेजुअली डेवलप किया है कोर्स जिसमें मैनेजमेंट की फैकल्टीज़ जिसकी डेवलप हो, MBA स्तर का एक कोर्स बनाया है मैंने। तो ये इन सब में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया है। मैं खुद ध्यान की क्लास भी लेता हूँ, गीता की क्लास भी लेता हूँ। शांति कुंज प्रॉपर जो है वो करीब 150 एकड़ का है और 100 एकड़ का करीब यूनिवर्सिटी है, तो दोनों मिले जुले कैंपस हैं। 5 एकड़ में ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे शोध होती है, रिसर्च होती है, जहाँ हम लोग रिसर्च करते हैं कि ध्यान से और यज्ञ से और मंत्र से क्या प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, और सारा रिसर्च का काम वहाँ पे होता है। शांति कुंज इटसेल्फ में हमने बहुत कुछ नए कंस्ट्रक्शन किए हैं, नए साधना सत्र चलाते हैं, 5 दिन 9 दिन 1 महीना। और हम लोगों ने एक प्रशिक्षण की कंटिन्यूस तंत्र श्रृंखला चलाई, जिसमें कि पर्यावरण के बारे में प्रशिक्षण, और बाहर जाके सेवा करें तो सेवा कार्य के लिए अपने आप को कैसे ढालें, कैसे तैयार करें, और वो सेवा कार्य क्या हो सकता है, ये सारा सिखाते हैं हम लोग पूरा वहाँ पर। ये कुछ समय पर आप फीडबैक भी लेते होंगे? जी, बहुत अच्छा फीडबैक है। शांति कुंज की पॉपुलैरिटी इसी बात पे देखी जा सकती है कि वी आर ओवरलोडेड इन एवरी शिविर। हमारे पास ज़रूर से ज़्यादा संख्या होती है। इवन विंटर भी जो हमारे यहाँ की बड़ी पीक पे होती है, करीब 3 महीने तो बहुत ठंड होती है। उस ठंड में भी हमारे पास लोड बहुत रहता है, और हम लोग इसको प्रशिक्षण के क्रम को बराबर निरंतर चलाते रहते हैं। कितने शिक्षक होंगे? करीब 2000 हमारे पास कार्यकर्ता शांति कुंज में हैं, और करीब 2500 कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में हैं, सब मिला करके। और जो 2000 जो शांति कुंज में हैं, ये इनमें कुछ गृहस्थ भी हैं, अपने पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं। इनमें टीचर ट्रेनर आप कह सकते हैं करीब 500 के करीब, और 500 ऐसे हैं जो बाहर परिव्रजा करते रहते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं, और 1000 वो कह सकते हैं जो ऑफिसेस चलाते हैं। इस तरह से मतलब ये पूरा एक सेग्रीगेशन करें तो ऐसे। तो अगर कोई प्रवासी भारतीय इन कोर्स वगैरह में भाग लेना चाहे तो उसको स्वागत है सर, सबको स्वागत है। मैं निःशुल्क शिक्षण है, ऐसा कोई तंत्र नहीं होगा, ऐसा कोई आश्रम नहीं होगा दुनिया में जहाँ किसी चीज़ का शुल्क नहीं लिया जाता है। सब फ्री है, रहने का, खाने का, सब कुछ। अब श्रद्धा के ऊपर है, जो आप अपनी श्रद्धा से जो देना चाहते हो दे दें, बाकी सब कुछ निःशुल्क है। बाकी वहाँ की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। सुबह आप उठें तो प्रार्थना में भाग लें, सुबह वहाँ जप में नियमित रूप से त्रिकाल संध्या होती है सुबह, तो फिर शाम उसमें भाग लें।
फिर 1 घंटे का श्रमदान होता है, सफाई होती है, उसमें भी भागीदारी करिए। तो ये करने में कोई निसंकोच सब भागीदारी करते हैं। बड़े बड़े पोस्ट के भी लोग आते हैं तो वो लोग भी भागीदारी करते हैं। हमारे विदेश के, रशिया के भी और जापान के भी, इधर के भी काफ़ी लोग जो है बड़ी संख्या में आते हैं। और जो प्रवासी भारतीय हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, तो वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रहने के हिसाब से आते हैं। वो रह करके, काम करके, सीख करके कुछ यहाँ से ले कर के जाते हैं। एक हम स्वावलंबन का प्रशिक्षण भी चलाते हैं, 45 दिन का और 3 महीने का, 9 दिन 90 दिन का। और उसके अलावा फिर हम एक 6 महीने का प्रशिक्षण चलाते हैं, जिसमें कि हाथ से कपड़ा, कागज़ बनाना, हैंड मेकिंग पेपर, और उसके अलावा कपड़ा बुनना, फिर मेडिसिन्स बनाना, आयुर्वेदिक दवाएं बनाना, कैसे बनाना, इन सब का प्रशिक्षण देते हैं। क्राफ्ट्स का प्रशिक्षण देते हैं सब। तो ये भी, इसमें भी बहुत सा एक अलग शिविर ये भी चलता है पूरा का पूरा। आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में है? जी, हमारा एक 0 से, मतलब कहा जाए कि प्ले स्कूल से लेकर के, प्ले वे से लेकर के 12वीं तक का पूरा एक हमारा अपना स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही चलता है। वो अलग है, गायत्री विद्यापीठ नाम से। मैं यहाँ तक कि मेरी जो 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं वो भी उसी में पढ़ती हैं, और उसको पढ़ाने के लिए पूरा प्रशिक्षित लोगों का तंत्र बनाया, पूरा संस्कार उसमें नियमित रूप से हम लोग प्रविष्ट कराने की कोशिश करते हैं। रेजिडेंशियल बाहर से भी आते हैं, कुछ बाहर, गायत्री विद्यापीठ में बाहर से ही बच्चे आते हैं, क्योंकि हमें हरिद्वार के बच्चों को भी लेना पड़ा। अपने कार्यकर्ताओं के बच्चे कम थे, बाहर के बच्चों में संस्कार इतनी तेज़ी से आते चले गए कि वो डेवलप हो गए। अब वो उनके माता पिता हमारे संगठन के सदस्य बनते चले गए, गायत्री परिवार के मेंबर बन गए। इस तरह से करीब 1200 बच्चे हमारे गायत्री विद्यापीठ में हैं, और लगभग 4000 बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं। कितने बच्चे 12वीं से पास होते हैं हर साल? करीब अभी इस समय है 60-40 करीब यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से निकलते हैं लगभग 450 से लेके 600 तक हर साल। और ये कब से चल रहा है? 2002 से। तो इतने हमारे बैचेस निकल चुके हैं। 4 कन्वोकेशन हम लोग कर चुके हैं। उसमें भारत के राष्ट्रपति ने 2 बार भाग लिया है। पहले भारत के राष्ट्रपति APJ कलाम साहब थे, दूसरे भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी साहब। इन दोनों ने हमारे दूसरे और चौथे कन्वोकेशन को एड्रेस किया है। एक प्रश्न है, शायद उचित न लगे, ये बच्चे जो प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ के निकलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, इनमें और साधारण यूनिवर्सिटियों के बच्चों में आपने क्या फ़र्क देखा? मैंने वैल्यूज़ का प्रशिक्षण देखा है कि वैल्यूज़ हमने जो दी हैं वो हमारे बच्चों में ज़्यादा है। बाहर के बच्चों में थोड़ा सा जिद्दीपन, थोड़ा सा वो जो मैनर्स, एकेडमिक्स टीचिंग ही है, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक शिक्षा, एक विद्या। शिक्षा और विद्या का ब्लेंडिंग जो है वो हमारे यहाँ जितना अच्छा है, मिक्स्ड है, उतना बढ़िया बाहर कहीं नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के निकले बच्चे हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ें, ताकि यहाँ से, हाँ, कई बार बच्चे वहीं पढ़ते हैं और निकलते हैं तो फिर बाहर जाकर उनका प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। फिर कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता ही बन जाते हैं भविष्य में, फिर बड़े होने के बाद। वही मैं पूछने जा रहा था कि जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं इतने दिनों के बाद, तब फिर क्या करते हो? कुछ लोग तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं। कुछ IIT के लिए ट्राई करते हैं, या फिर कुछ जॉब में चले जाते हैं। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स भी हुए हैं। संपर्क शांति उनसे बना रहता है, परिवार भी उनका यहीं रहता है। बहुत व्यापक सफलता है। ये एक यूनिकनेस है वास्तव में सबसे बड़ी, कि रूट से जुड़े हुए बच्चे। ऐसा अक्सर होता है कि यूनिवर्सिटी से निकले, काम धंधा हो गया, अपनी दुनिया बना ली, जी फिर लौट कर नहीं बिल्कुल बराबर है। ये लोग, इनका रेगुलर मिलन होता है, जैसे एलुमनीज मीट होती है, ऐसे जो लोग वहाँ से निकले वो वापस लौट के आए और वहीं आकर के ईयर में 2 बार, जैसे थैंक्स गिविंग के आसपास और ईस्टर के आसपास, दो बार मिलते हैं और रिफ़्रेश होते हैं। हम लोग उनकी क्लासेस लेते हैं, हम लोग उनसे गेट टुगेदर करते हैं। हमको पिता के समान मानते हैं, तो अभिभावक के समान मानते हैं, तो हमसे फिर मिक्स भी होते हैं, अपनी समस्याएं कहते हैं, समस्याओं को। उनके भी बच्चे हो गए हैं, उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। डॉक्टर पांड्या, ये सब काम में तो पैसा बहुत लगता होगा, कैसे आता पैसा? ये कंट्रीब्यूशन मासेस देती हैं, 1 डे सैलरी और 20 पैसा पर डे, 1 रुपी पर डे एक ऑप्शन है पूरा। गुरुदेव ने कहा कि 1 रुपी a day
आप कलेक्ट करिए और हमको दीजिए, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा देना है तो 1 दिन की कमाई दे दीजिए, महीने में 1 दिन की कमाई। तो इससे जो कंटिन्यूस डोनेशंस जो आते रहते हैं और जो हम अच्छे काम करते हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान हमने लगाया, हम गंगा की सफाई का अभियान चालू कर रहे हैं, हम जो नए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का करते चले जाते हैं उसके लिए डोनेशंस आते चले जाते हैं। ये लोग फ्री लोग देते हैं, ये डोनेशंस अपने आप स्वेच्छा से हैं। कंटिन्यूस स्ट्रीम आता रहता है, क्योंकि लोग देखते हैं ना कि परिणाम निकल रहा है, इतना बड़ी संस्था डेवलप हुई है, करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसी से हुआ है। तो ये गुरुदेव ने कहा था कि अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो कोई, तो तुम्हें कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी पैसों की। गुरुदेव ने 1990 में शरीर छोड़ा, वंदनीय माता जी ने 1994 में शरीर छोड़ा। हमें उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम करीब 150-200 करोड़ का कर चुके हैं और इतने ही लोगों को हम लोग नई यूनिवर्सिटी खड़ी कर चुके हैं। हमें कभी दिक्कत नहीं आई है, हमें कभी कोई संसाधनों में कोई कमी नहीं आई। लोग प्रेम से देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं और दिल खोल के देते हैं। डॉक्टर पांड्या, आप कितने वर्षों से एग्जैक्टली लगे हुए हैं इस संस्था से? मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए। इन 35 सालों में आपको क्या मिला? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष, जनता का सम्मान, सबसे बड़ी बात जनता का सम्मान, जनता का प्यार और गुरु का अनुग्रह। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये रेयरली कॉम्बिनेशंस मिल पाता है। आत्मसंतोष, बच्चों का प्यार, लोग सम्मान दे दिया अनुग्रह। ये चीज़ें मैं शायद मैंने MD किया था मेडिसिन में, मैंने ECFMG पास भी कर लिया था, अमेरिका भी हुआ आया था, सब कुछ कर लिया था, मैंने जॉब भी ग्रहण कर ली थी, पर गुरुदेव ने बुला लिया। शायद ये मैं बाहर नौकरी करता तो ये नहीं पा सकता था सब। पैसा तो मिल जाता, पर ये जो मैंने अब जो कमाया है, और अब मैं उसमें स्वयं देखता हूँ, मेरा बेटा मुझे देख करके, मेरे को रोल मॉडल मान के अपनी MRCP करके और छोड़ करके आ गया। वो वहाँ से पैसा जितना कमाना था कमा के आ गया वापस, और वो 36 साल की उम्र में मेरे यहाँ आकर के काम कर रहा है। एक स्वेच्छा से समयदान दे रहा है और काम कर रहा है। और ऐसे बहुत परिवार होंगे, ऐसे ढेर सारे परिवार हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे काम कर रहे हैं। तो आप समझते हैं यही सबसे बड़ी धरोहर है? मैं समझता हूँ मेरी सबसे बड़ी धरोहर यही है कि मैं जब जाऊँगा छोड़ के, तो संस्था को मैं एक अच्छे हाथों में पकड़ा के जाऊँगा, नई यंगर जनरेशन को। और लगता भी आपको देख करके आप बहुत संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, संतुष्ट तो हूँ मैं। आई एम सेटिस्फाइड। और हमारे प्रवासियों के लिए अंतिम संदेश? प्रवासियों के लिए अंतिम संदेश यही है कि आप कभी अपने आप को अकेला ना समझें। हम आपके साथ हैं, पूरा गायत्री परिवार आपके साथ है। करीब 10 करोड़ की संख्या का गायत्री परिवार है। लोकली भी, आप फिजी में रहते हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में रहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, हर जगह हमारा प्रवासी परिवार है। प्रवासियों के बीच में हमारे अपने परिवार हैं। कोई भी समस्या हो आप हमें लिख सकते हैं। पता छोटा सा है, शांति कुंज हरिद्वार, 249411 उसका कोड नंबर है। और भारत, बस भारत, हिमालय भारत इतना लिख दें, शांति कुंज हिमालय भारत, केवल इतना भर लिख देने से आपका पत्र हमारे पास पहुंच जाएगा। और awgp.org ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जा कर के आप और बहुत कुछ देख सकते हैं डिटेल में। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार है, awgp.org। और मैं हमेशा वहाँ मिलता हूँ लोगों से, कभी आए, मिले, देखें। आपके सुंदर विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपने जो बीड़ा उठाया है इसमें सफलता की चरम सीमा तक। बहुत बहुत धन्यवाद जयदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।